नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार में निकले एक और बड़े भ्रष्टाचार का, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को अपने ही सरकार में सहयोगी एलजेपी नेता चिराग पासवान ने घेर लिया है और चिट्ठी लिख करके राशन कार्ड वितरण और इसी के साथ राशन वितरण को लेकर के जवाब मांग लिया है और इसमें जाँच करने की मांग भी कर दी है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा फिर से बिहार का, जहाँ पर आपको बताएंगे कि कोरोना और बाढ़ को लेकर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला है जबरदस्त हमला और कहा है आखिरकार कब टूटेगी सरकार की नींद। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र होगा बिहार का ही, क्योंकि वहां पर चुनाव है, सरकार नहीं देना चाहती जवाब, तभी किया विधानसभा सत्र छोटा, हटाए बहस के अहम मुद्दे। ये तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है, कहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं है इसीलिए विधानसभा के सत्र को छोटा कर दिया गया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भाजपा और जेडीयू की जो सरकार है बिहार में वो इस वक्त फेल नजर आ रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट में लिखिए जय हिंद। चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार को फिर घेरा, सीएम नीतीश को चिट्ठी लिख की ये मांग। जी हां दोस्तों, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य की अपनी ही एनडीए सरकार की कार्यशैली पर फिर अंगुली उठाई है। पहले शेखपुरा के कोरोना पीड़ित के अस्पताल से गायब होने को लेकर सवाल खड़ा किया था, तो अब राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर पत्र लिख राशन वितरण व कार्ड बनाने में हो रही समस्या की जांच करवाने की मांग की है। इसके उन्होंने इस बार भी शेखपुरा के ही एक संजय यादव नामक उस युवक का सहारा लिया है, जिसने 2 दिन पहले राशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए रामविलास पासवान और चिराग पासवान को जान मारने की धमकी दी थी। पत्र में चिराग ने कहा है कि पूरी व्यवस्था में कहीं न कहीं दोष है, लिहाजा लोगों को गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि जान मारने तक की धमकी देने लगे हैं। कहा है कि लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि लाभार्थियों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में राज्य की ओर से कुछ न कुछ कमी रह गई है, लिहाजा राशन वितरण व कार्ड बनाने में हो रही समस्या की जांच करानी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना और बाढ़ को लेकर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा आखिर कब टूटेगी सरकार की नींद। जी हां दोस्तों, जाप प्रमुख पप्पू यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार में कोरोना वायरस और बाढ़ की स्थिति भयावह है। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। इलाज करने के लिए डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी और मंत्री पीपीई किट पहनकर हॉस्पिटल जाते हैं। दरभंगा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने ये बातें कही। पप्पू यादव ने कहा कि गंडक, बूढ़ी गंडक, सेनारी कमला, बागमती, कोसी, महानंदा, बलान, सोन उफान पर है और सरकार पता नहीं किस नींद में है। पप्पू यादव ने कहा कि राज्य के किसी हॉस्पिटल में न वेंटिलेटर है और न ही आईसीयू बेड। नीतीश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा न किसी होटल और न ही किसी लॉज को किराए पर लेकर उसे आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बेतिया में कन्हैया गुप्ता की मौत की जाँच की मांग की है। इलाज न मिलने के कारण कोरोना के मरीज दहशत में है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि मेरी सलाह है कि बिहार में रोजाना टेस्टिंग की संख्या 50,000 तक बढ़ाई जाए। सिंचाई विभाग के मंत्री संजय झा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो गायब हैं ही, उनके मंत्री भी गायब हैं। इन नेताओं को भी बाढ़ में छोड़ देना चाहिए, तभी इन्हें आम जनता की परेशानियों के बारे में पता चलेगा। सरकार अभी तक सभी लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं दे पाई है। डबल इंजन की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है। कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए मैंने बहुत पहले ही कहा था कि गंडक और बागमती नदी के बांध टूटने वाले हैं। दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, बगहा को बचाओ, लेकिन सरकार ने मेरी नहीं सुनी। बाढ़ में बीडीओ और सीईओ कहीं नहीं दिखते हैं। लोगों को न राशन मिल रहा है और न ही डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि उत्तर बिहार को अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित नहीं किया गया है। सरकार ने घर और फसल क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की घोषणा अभी तक नहीं की है। करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार नहीं देना चाहती जवाब, तभी किया विधानसभा सत्र छोटा, हटाए बहस के अहम मुद्दे। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना जैसे संक्रमण को देखते हुए 4 दिनों का छोटा सत्र बुलाया गया है। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक यानी 4 दिनों के इस सत्र में पहला दिन शोक प्रकट का है। जिनका भी इस वर्ष स्वर्गवास हो गया है उनके लिए ही रखा गया है। बाकी बचे 3 दिनों में तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर सरकार देती है।
वहीं बिहार को कोरोना का संक्रमण लाखों लोगों में है, कईयों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है तो बाढ़ से लोग बेहाल हैं, लेकिन स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग से विधायक इस सत्र में सवाल नहीं कर सकते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे बिहार प्रभावित है, वह 2 विभाग का है। पहला स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें कोविड कोरोना को लेकर सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था है और क्या तैयारी है। दूसरा आपदा विभाग को लेकर है, जिस तरह से बाढ़ आई है और बांध टूट रहे हैं, इस आपदा में पीड़ितों के लिए सरकार क्या कर रही है। यही ज्वलंत मुद्दे आज बिहार के हैं और हमें उम्मीद थी कि इसको इस सत्र में रखा जाएगा, लेकिन इन विषयों से कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इस सत्र में इन विषयों को रखा ही नहीं गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की जो चिट्ठी आई है उसमें आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग को छोड़ दिया गया है। सरकार बताएं, आपदा और स्वास्थ्य विभाग को क्यों हटाया गया है? अगर सरकार की तैयारी है तो सरकार भाग क्यों कर रही है? जवाब क्यों नहीं दे रही है? कोरोना से बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और सिस्टम से सवाल ही नहीं पूछा जा सकता। यह बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री 130 दिन से गायब हैं और अब स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन को ही गायब कर दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि मेरा आरोप यह है कि जो आपदा और स्वास्थ्य विभाग है उसे शामिल किया जाए ताकि जनप्रतिनिधि सरकार से सवाल पूछे। सरकार जनप्रतिनिधि के सवालों से भाग क्यों रही है? करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही मोदी सरकार, दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका चीन की कंपनी डोंगफेंग को दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। सिंह ने केंद्र सरकार को राफेल सौदे की वास्तविकता को छुपाने पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री से अनेक सवाल किए हैं। 746 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया? राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यूपीए सरकार ने 126 राफेल विमान के लिए फ्रांस से करार किया था। मोदी सरकार ने किन कारणों से 126 के बजाय सिर्फ 36 राफेल खरीदने का फैसला लिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जिस राफेल विमान को 746 करोड़ रुपए में खरीद रही थी, उसे 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? यह देश को नहीं बताया जाना प्रमाणित करता है कि इस सौदे से भ्रष्टाचार किया गया है एवं देश को धोखा दिया है। यूपीए सरकार ने फ्रांस में तैयार 18 राफेल को छोड़कर शेष राफेल भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ही बनाने का समझौता किया था, किंतु मोदी सरकार ने सार्वजनिक अनुभवहीन कंपनी जिसने विमान का कभी एक पुर्जा तक नहीं बनाया, उससे 30,000 करोड़ की डील किस दबाव में की गई है? कौन कौन से बिचौलिए इस डील में शामिल थे? उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। पीएम मोदी अपना रहे हैं दोहरे मापदंड। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रजातंत्र में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार है, भले ही मोदी की ट्रोल आर्मी और कठपुतली मीडिया विपक्ष के सवाल करने पर उन्हें राष्ट्रद्रोही कहे, वे सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का यह फर्ज है कि हजारों करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान कर लिए गए राफेल सौदे पर मोदी सरकार से प्रश्न किए जाएं। देश की जनता को फ्रांस सरकार से की गई इस डील की सच्चाई जानने का हक है। एक न एक दिन राफेल सौदे में किए गए भ्रष्टाचार से पर्दा उठेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम गहलोत, कहा अब विधायकों की रेट हो गई अनलिमिटेड। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजनीति दलदली होती जा रही है। कारण है हॉर्स ट्रेडिंग। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसे लेकर खुलासे कर रहे हैं। गुरुवार को कह दिया रेट अब अनलिमिटेड हो गई। एक बार कह दिया कि हमारे कुछ महत्वाकांक्षी विधायक और बीजेपी ने मिलकर सरकार गिराने की साजिश रची। विधायकों की रेट छू गई आसमां। खरीद फरोख्त की सियासत में बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि जैसे ही विधानसभा का सत्र तय हुआ वैसे ही विधायकों की रेट आसमां छू गई है, अनलिमिटेड हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनका इस्तीफा नहीं होना अचरज भरा है, वे हॉर्स ट्रेडिंग की साजिश में शामिल हैं। उन्होंने संजीवनी क्रेडिट कंपनी को लेकर भी शेखावत को आड़े हाथों लिया। सीएम गहलोत ने कसा तंज। सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ का नाम लिए बगैर कहा ये छुप छुप कर दिल्ली जाते हैं, सुबह जाकर शाम को लौट आते हैं, वे सरकार की गिराने का काम में जुटे हैं। बसपा की 6 विधायकों की याचिका को लेकर अशोक गहलोत ने तंज कसा। साफ कहा कि बहन जी मिली हुई हैं भाजपा से, उन्हें ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाई जा रहा। गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा सत्र में कोरोना समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने फ्लोर टेस्ट की संभावना जता दी। आखिर क्यों रहते गहलोत, तनाव मुक्ति ये संदेश भी उन्होंने दे दिया। कह दिया कि उन्हें ये उपहार ऊपर वाले से मिला है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर निर्माण का राजनीति के बजाय शिलान्यास किसी बड़े संत से कराया जाए, शिवपाल। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पर राजनीति करने की बजाय इसका शिलान्यास किसी महान संत से कराया जाना चाहिए। यादव ने अपने आवास पर बातचीत में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मंदिर निर्माण का रास्ता खोल दिया है, अब शिलान्यास को राजनीति से दूर रखा जाए, इसका शिलान्यास किसी महान संत से कराया जाना चाहिए। यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान नौकरशाही के पूरी तरह से बेलगाम हो गई है, थाने और तहसील भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी का नौकरशाही में बैठे कुछ लोगों ने बहुत ही गलत फायदा उठाया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश के करोड़ों लोगों को भारी कठिनाइयों से जूझना पड़ा है। यहाँ तक कि 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को लौटे मजदूरों को सूबे की नौकरशाही के कारण कोई राहत नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि आगामी 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सभी की आस्था के प्रतीक हैं और उनके मंदिर के निर्माण का मार्ग उच्चतम न्यायालय ने प्रशस्त किया है। यह मेरी निजी राय है कि अब इसमें किसी तरह की राजनीति करने के बजाय इसकी शुरुआत किसी बड़े संत से कराई जानी चाहिए, यही सबसे अच्छा होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान राम के ननिहाल में कांग्रेस बनाएगी भव्य मंदिर, सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के विश्व प्रसिद्ध मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को रखे जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार जल्द ही माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। भूपेश बघेल चंदखुरी पूरे परिवार के साथ पहुंचे और वहां पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इसके पहले राम वन गमन पर्यटन परिपथ बनाने का काम पहले ही शुरू कर चुकी है और इसके लिए करीब 140 करोड़ की कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। भव्य मंदिर के निर्माण की कार्य योजना में परिसर में विद्युतीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण, पार्किंग, परिक्रमा पथ का विकास आदि कार्य शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ कड़ कड़ में भगवान राम बसे हुए हैं। भगवान राम के वनवास का बहुत सारा समय यही कटा है। छत्तीसगढ़ सरकार के भगवान राम के वन गमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने की योजना काफी बड़ी है। इसके जरिए वह इन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के प्रयास में है। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने डॉक्टर कफिल खान के लिए उठाई आवाज, योगी को पत्र लिखकर न्याय की बात कही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वह कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार डॉक्टर कफिल खान को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। कफिल की उठाई आवाज। उन्होंने योगी को लिखे पत्र में कहा कि मैं डॉक्टर कफिल खान का मामला आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। वह अब तक लगभग 450 दिन से ज्यादा जेल में गुजार चुके हैं। कफिल ने कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए डॉक्टर कफिल को न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। गोरखनाथ के कथन का दिया हवाला। इसके साथ ही उन्होंने गुरु गोरखनाथ के एक कथन का हवाला देते हुए लिखा, मन में रहीणा भेद न कहीणा, बोलीबा अमृत वाणी, अगला अग्निक होइबा हे अवधु तो आपना होइबा पानी। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि किसी से भेद ना करो, मीठी वाणी बोलो। यदि सामने वाला आग बनकर जला रहा है तो हे योगी तुम पानी बनकर उसे शांत करो। मथुरा में बंद है कफिल खान। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में कफिल खान को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह मथुरा जिला कारागार में बंद हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में आई बाढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार पर विपक्ष जो भी आरोप लगाता था, सत्ता पक्ष उस आरोप को नहीं मानता था, लेकिन गोपालगंज के सत्ताधारी विधायक ही अब सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। जनता परेशान और सरकार सो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया है, लोग परेशान हैं और सरकार सोई हुई है। 130 दिनों से मुख्यमंत्री बिहार के निकले नहीं हैं। तटबंध, पुल पुलिया, बांध सब टूट जाते हैं और लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है। मुख्यमंत्री जागिए और लोगों को बचाइए, जनता का जीना हुआ मुश्किल। आरजेडी नेता ने कहा कि जितना जानमाल का नुकसान हुआ है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बांध, अप्रोच सभी टूटा और बिहार सरकार के मंत्री यह कह रहे थे कि बांध
बांध को चूहा काट देता है, इसलिए बांध टूटा है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे सीएम। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। अब बीजेपी के ही विधायक स्थानीय नेता हैं और एमएलए हैं, अब वह भी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बांध को तोड़ने का काम किया, जो कि सवाल खड़ा करता है। अब तो सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बताएं कि आप ही के सहयोगी दल के विधायक सवाल उठा रहे हैं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार को बाढ़ नियंत्रण करना चाहिए, तो यह निमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सरकार को बाढ़ पीड़ित प्रत्येक लोगों को 20-20 हजार रुपए देने चाहिए। सरकार का लोगों के प्रति रवैया ठीक नहीं है और सरकार में बैठी सत्ताधारी पार्टी चुनाव की चिंता कर रही है। कानून व्यवस्था का हाल खराब। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ना ही चुप्पी तोड़ी है और ना ही नंद किशोर यादव को बर्खास्त करने का काम किया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब है। बिहार में इंजीनियर को उसी के दफ्तर में जला दिया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के स्थानीय विधायक मामला उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता ढूंढ रही है कि इस आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री कहां गायब हो गए हैं। बिहार सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, मोदी देश को कर रहे बर्बाद। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, रोजगार का सत्यानाश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में उत्पन्न मौजूदा परेशानियों को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी देश को बर्बाद कर रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को और रोजगार का सत्यानाश। उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्दी ही टूटेगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी बेहद तेजी से बढ़ रही है। देश में हर दिन कोरोना के करीब 50,000 केस सामने आ रहे हैं। वहीं जो अर्थव्यवस्था पहले से ही बिगड़ी हुई थी वह कोरोना महामारी की वजह और पाताल में चली गई है। इन सभी चीजों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को बड़े फैसले लेने की जरूरत है। लगातार राहुल गांधी इन मुद्दों को उठा रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार से छोटे व्यापारियों को राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। उधर आम जनता भी कोरोना महामारी से बेहाल है। कोरोना महामारी की वजह से लगाए लॉकडाउन के चलते देश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कई मेहमानों से राहुल गांधी गरीब जनता के खाते में सीधे पैसे डालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग को भी सरकार ने अनसुनी कर दी। बावजूद इसके राहुल गांधी आम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। इससे पहले बुधवार को एक अन्य ट्वीट में उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ट्वीट कर राफेल खरीद को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई, 126 की बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे, एचएएल की बजाय दिवालिया अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सरकार बचाने के लिए खुद आगे आई सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान में गहलोत सरकार को बचाने के लिए खुद सामने आई हैं। वह आज मामले को लेकर पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक करेंगी। हालांकि इस बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति, वर्तमान राजनीतिक हालात, चीन के साथ तनाव और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया की अगुवाई में यह बैठक गुरुवार सुबह प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना महामारी से संबंधित हालात, राजस्थान के राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति, लद्दाख में चीनी के साथ गतिरोध और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से। इधर राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन व सरकार के बीच जारी गतिरोध बुधवार रात समाप्त हो गया। सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा सत्र 14 अगस्त से बुलाने को मंजूरी दे दी। राजभवन के प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल मिश्रा ने राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र को मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बुधवार शाम राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही सोनिया ने कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक की थी, जिसमें पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की मांग की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी की कमान देने की आवाज समय समय पर देती रहती हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मांग की है कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार नौजवानों को रोजगार देने में विफल, 15 साल से युवा है उपेक्षित। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने युवाओं को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि युवा किसी भी देश के शक्ति पुंज होते हैं। राष्ट्र या प्रांत की शक्ति उसके युवाओं में शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और मानसिकता के द्वारा निर्धारित और परिभाषित होती है। बिहार के युवा वर्ग को पिछले 15 वर्षों में जितना उपेक्षित किया गया है वह संभवतः किसी भी राज्य या देश में कभी नहीं किया गया होगा। युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा पाए, इसके लिए 4 चीजों का होना अत्यावश्यक है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।